रिमी किचन में किसी के साथ खेल रही थी और बातें भी कर रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था, जिसे देखकर सीमा बहुत डर जाती है। कुछ देर बाद हिम्मत करके सीमा, ये तुम क्या कर रही हो और कौन है यहाँ पर जिसके साथ तुम खेल रही हो? तब रिमी, माँ, ये अंकल बहुत अच्छे हैं और मैं इनके साथ अब रोज खेलूंगी। सीमा इधर उधर देखते हुए, यहाँ पर तो कोई नहीं है, किस अंकल की बात कर रही हो तुम? तब रिमी जवाब देते हुए, माँ, ये आपके सामने खड़े हैं। सीमा रिमी का हाथ पकड़कर उसे किचन से बाहर ले जाती है और पढ़ाई करने के लिए कहती है। रिमी अपनी किताबों के साथ पढ़ाई करने के लिए रूम में जाती है। इधर सीमा परेशान होते हुए कमल को फोन से सारी बातें बताती है। इस बात को सुनते ही कमल की चिंता बढ़ जाती है और वह शाम को जल्दी घर लौट आता है। कुछ देर बाद कमल अपनी बेटी के पास बैठकर बातें करता है, जिससे रिमी भी वही बातें उसको बताती है जो सीमा ने उसे बताई थी। रात में कमल डिनर करने के बाद टीवी देख रहा होता है, जिससे टीवी के बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ एक अलग से चीखने की आवाजें आती हैं। वो घबराता है। जब वो चैनल को चेंज करने की कोशिश करता है तो आवाजें लगातार बढ़ती जा रही थी, जिससे कमल ने टीवी को ऑफ कर दिया और ये बात उसने किसी से भी नहीं बताई। रात को लगभग 1 बजे का समय था। तभी दूसरे कमरे से सीमा को किसी की बात करने की आवाज सुनाई देती है और वह उठकर बैठ जाती है, लेकिन उसकी बेटी वहां से गायब थी। उसने तुरंत कमल को जगाया और पास वाले कमरे में दोनों जाते हैं। कमरे में रिम्मी अकेले बैठी हुई थी, जो अंधेरे में बैठकर किसी से लगातार बात कर रही थी। कमल और सीमा यह देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहां से रिम्मी को वापस लाने के लिए जैसे ही रिम्मी का हाथ पकड़ते हैं, कमरे का दरवाजा अपने आप तेज आवाज के साथ बंद हो जाता है और वो तीनों वहीं फंस जाते हैं। कमल ने बहुत ज्यादा प्रयास किया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। घर में बने हुए तहखाने का रास्ता भी उसी कमरे से होकर जाता था, जिसका दरवाजा अपने आप खुल जाता है और कमल डर भरी आवाज में, कौन है वहां पर? लेकिन कोई नहीं बोलता। कमल हिम्मत कर उस तहखाने में जाता है, जहां उसे टूटा हुआ फर्नीचर और कुछ पुराना सामान भी दिखाई देता है। दूसरी तरफ कोने में पड़ा हुआ एक फर्नीचर, जिसके ऊपर कपड़ा भी डाला हुआ था, उसे डरावनी आवाज आती है। कमल धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उस कपड़े को हटाता है, जिसमें शीशा लगा हुआ था। वो शीशे के सामने जैसे ही जाता है, उसमें उसकी बेटी का नाम अपने आप लिख जाता है। वो गुस्से में आकर शीशे को उठाकर फेंक देता है और वो टूट जाता है। अगले दिन सुबह कमल उस आदमी के पास जाता है जिसने यह घर उसे किराए में दिलवाया था। कमल गुस्से में बोला, तुमने ये मुझे कैसा भूतिया घर दिलवाया है? यहाँ अजीब अजीब सी हरकतें आए दिन होती हैं। उस आदमी ने उसे शांत रहने के लिए कहा और पास के गांव में रहने वाले एक तांत्रिक से मिलवाने की बात की। अगले दिन सुबह कमल उस तांत्रिक के पास जाता है और अपनी सारी बातें उसे बताता है। अगले दिन तांत्रिक कमल के घर में आता है और उसी कमरे में जाकर इधर उधर मंत्र पढ़ने लगता है। तभी तांत्रिक को एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है और वो वहीं गिर जाता है। थोड़ी देर बाद तांत्रिक ने कमल को पूरी बात बताई, साथ में ये भी बताया कि इस घर में इसी मकान मालिक की आत्मा भटक रही है, जो तुम्हारी बेटी की खून की प्यासी है। कमल घबराता है और वह ये घर तुरंत छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन तांत्रिक का कहना था कि घर छोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। कमल गिड़गिड़ाते हुए उससे बचने का उपाय पूछता है। तब तांत्रिक उसे बताता है कि तुम्हारे कमरे के नीचे बने हुए तहखाने में रखा हुआ जो पुराना सोफा है, उसे जलाना पड़ेगा। लेकिन ये कोई आसान काम बिल्कुल भी नहीं था। तब तांत्रिक एक बार फिर से कमल को कहता है कि वह थोड़ी देर उस दुष्ट आत्मा को अपने मंत्रों से बांध कर रख सकता है और उतने ही समय के अंदर तुम्हें इस सोफे को जलाना होगा। कमल तैयार हो जाता है। तांत्रिक अपने मंत्र शुरू करता है और कमल नीचे तहखाने में जाता है और जैसे ही आग लगाने का प्रयास करता है, वह आत्मा उसे उठाकर दूर फेंक देती है, जिससे कमल का एक हाथ टूट जाता है। कमल के पास ज़्यादा समय नहीं था। वह एक बार फिर प्रयास करता है और सोफे को जलाने में कामयाब हो जाता है। सोफे के जलते ही वह आत्मा घर छोड़ देती है और इस तरह से कमल अपने परिवार को बचाने में सफल हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।